So, good morning, all. So, this is morning. I am recording my lecture. So, have a nice day to all of you. And today, in this lecture, I am going to describe the two important topics from your syllabus under the topic this signal losses in optical fiber. In the previous lecture, we have studied bending losses. Now, there are two important things. First of all, I like to say that कि मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो दो अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज टू थिंग्स बट मोर और लेस दे आर पार्ट ऑफ द लॉसेस. ओके, तो लॉसेस से उनका लेना देना है. तो सबसे पहले फार एंड मिड इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, तो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे थे, लेक्चर अलग नहीं बनाए, मैंने उसको एक ही जगह कंप्राइज कर दिया. सो पहले पढ़ते हैं हम फार एंड मिड इंफ्रारेड ट्रांसमिशन. तो इसमें मैं ये बता, सबसे पहले ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप लोग मेरी बात सुने. द इम्पॉर्टेंट चीज इज जो है, जो मैंने अब तक लॉसेस में आपको बताई, वो ये कि लॉसेस दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं. आपको बताया मटेरियल ऑफ द ग्लास एंड ऑपरेटिंग वेवलेंथ, ये दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम लॉसेस की बात करते हैं, जब हम चॉइस करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की कि हमें किस वेवलेंथ में जाना है, तो कौन सा ग्लास हमें यूज़ करना है बेसिकली. और साथ ही साथ एक और पार्ट था कि हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस वे में की है. मैन्युफैक्चरिंग के साथ आपको याद हो पिछले लेक्चर्स के अंदर उसके साथ हमने जितने भी प्रोसेसेस यूज़ किए हैं वो किस लेवल के हमने किए हैं, प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स किस लेवल की हमने की हैं फाइबर बनाते समय. तो ये चीज़ आपको ध्यान होगी. तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको मैंने हमेशा हाईलाइट किया हर लॉसेस में. तो इन दो ही फैक्टर को अब एक साथ लिया. आपने ये कर्व देखा होगा, जो कर्व मैंने आपको बनाया था, आपको याद होगा. मैं अगर यहीं पर इसको स्लॉट पर बनाऊं तो ये वेवलेंथ उसका कर्व था कि वो इस तरीके का बनता था, समथिंग लाइक दिस. तो एक्चुअली द रीजन हेयर वी हैव द लेस लॉसेस, एंड उसके बाद इधर जाएं या इधर जाएं लॉसेस मेरे अलग अलग हैं. बट हमारे लिए वेवलेंथ्स तो लिमिटेड नहीं है. कई बार ज़रूरी होता है मुझे डिफरेंट वेवलेंथ्स पे ट्रांसमिशन करनी है. तो उसके लिए क्या किया कि इन दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसको कहा मिड इंफ्रा एंड फार इंफ्रा. मिड इंफ्रा एंड फार इंफ्रा इज नथिंग, जस्ट देयर इज अ टू बैंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज. इंफ्रारेड के पास पास वाला, मतलब इस एरिया, यहाँ इस एरिया में लाई करने वाला, और इससे दूर फार इंफ्रारेड ट्रांसमिशन. तो उन केसेस के अंदर क्या होता है बेसिकली. और दूसरा, अब हमने लैम्डा की बात तो कर ही ली यहाँ पर. अब दूसरा कौन सा रह गया, ऑपरेटिंग वेवलेंथ तो कर ली हमने, मिड इंफ्रा की बात कर रहे हैं और फार इंफ्रा की बात कर रहे हैं, और दूसरा रह गया मटेरियल ऑफ द ग्लास. तो उसने इसके अंदर ये डिस्क्राइब किया टॉपिक के अंदर कि आप किस रेंज में कौन सा ग्लास यूज़ करते हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं. तो उसके लिए आप इस कर्व से पहले हम अगर समझें तो आप देखें सफ़ायर ग्लास का कुछ इस तरीके से यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स है. फ्लोराइड ग्लास की सबसे कम लॉसेस हैं. उसके बाद आपका चालकोनिगाइट, AgBr, क्लोरीन, और इसके अलावा हॉलो ग्लास का ये सिस्टम. तो ये सारे अलग अलग वेवलेंथ्स पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो आप ये देखें कि अगर हम लोएस्ट वेवलेंथ की बात करें, ठीक है, मिड इंफ्रा की बात करें, तो वहाँ सबसे कम लॉसेस मिड इंफ्रा के अंदर आपका किसका आ रहा है, फ्लोराइड ग्लासेस का. मिड इंफ्रा आप इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंगली देख सकते हैं. सफ़ायर ग्लास का थोड़ा सा ज़्यादा है, बट वो मिड इंफ्रा में ही यूज़ होगा. आप देखें कि हॉलो ग्लास का एक कांस्टेंट बना हुआ है, ठीक है, हॉलो ग्लास का आपका एक कांस्टेंट बना हुआ है. आप देखें हॉलो ग्लास कांस्टेंट बना हुआ है. इसी तरह AgBrCl, I don't know exactly the name, this is bromium, chlorine, Ag is argon, I think. Okay, तो ये सारी चीज़ें उस जो मटेरियल है उसके लॉसेस को ये प्रिडिक्शंस दे दिया. अब हमें पता है कि मुझे कौन सा फ्रीक्वेंसी रेंज, कौन सी वेवलेंथ रेंज में जाना है, और उसके करस्पॉन्डिंगली मुझे कौन सा मटेरियल चूज करना है. अब दो बातें आ गई कि मिड इंफ्रा में मुझे काम करना है कि फार इंफ्रा में मुझे काम करना है. मिड इंफ्रा के लिए कौन से मटेरियल अच्छे हैं, फ्लोराइड ग्लासेस अच्छे हैं, बट सफ़ायर ग्लासेस अच्छे हैं, बट
वो कॉस्टली हैं। नॉर्मल हॉलो ग्लास वेवगाइड यूज़ करें तो उसके अंदर ये जो लॉस है आप देखें कि अप्रॉक्सीमेटली 1 dB पर मीटर उसके अंदर है, तो हमें नंबर ऑफ रिपीटर्स ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको ध्यान में रखते हुए इस दो अलग अलग रेंज को, दो अलग अलग विंडो को बनाया। तो जो सबसे कम लॉसेस, अगर मैंने ये थ्योरी लिखी है, सबसे कम लॉसेस मिड इंफ्रा रेंज के अंदर अगर हम करें, मिड इंफ्रा रेंज के अगर हम सबसे कम करें तो चाल्कोनेगाइड ग्लासेस या हैलाइड ग्लासेस, जस्ट लाइक GeO2, इन्हें ग्रुप्स बोलते हैं केमिस्ट्री में, चाल्कोनेगाइड एंड हैलाइड, दीज आर द ग्रुप्स। और इन ग्रुप्स के अंदर ये आते हैं जर्मेनियम ऑक्साइड्स, BeF2, जिरकोनियम फ्लोराइड, FS फॉर फ्लोराइड, आई डोंट थिंक सो, alkali metals halides like KCl, AgBr and CSI। तो यहाँ अटेनुएशन क्या है, वो 1 dB पर किलोमीटर का है, ठीक। मगर ये फार इंफ्रा में अगर जाते हैं तो ये मटेरियल ज़्यादा लॉसेस देते हैं, तो वो कर्व से भी हमने ये चीज़ देखा। तो लोएस्ट लॉसेस मैंने आपको बताया वो फ्लोराइड ग्लासेस देते हैं, और फ्लोराइड ग्लासेस के अंदर जो आजकल भी यूज़ हो रहा है, दो फैमिली हैं, ZB-Land एंड ZB-GA। ZB-Land is with zirconium and sodium, and this is with zirconium and gadolinium. So these are some chemical formulas here. Z is for zirconium, B is for boron. Okay, तो ये सब नाम हैं उसके, जो केमिकल फार्मूलाज हैं इनके नाम हैं यहाँ पर एलिमेंट के उस पर्टिकुलर, तो उसके नाम पर हैं। ये आप गूगल पे या फिर अपनी बुक में भी सर्च कर सकते हो। तो ये उसकी जगह नाम है, Z stands for zirconium, so ये सब उसके नाम है। इस तरह G stands for gadolinium। तो ये दो क्वालिटी आज के समय में यूज़ होती हैं जहां हमें कम से कम लॉसेस चाहिए होते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर। और आप अगर हॉलो ग्लास की बात करें, वो भी मैंने कर्व से डिस्कस किया था कि 530 माइक्रोमीटर कोर अगर फ्रीक्वेंसी लेमडा जो हम वेवलेंथ उसका लें 10 माइक्रोमीटर लें, कॉजेस नेग्लिजिबल लॉसेस इन मिड इंफ्रा एज वेल एज इन फार इंफ्रा। बहुत कम लॉसेस अगर हम देते हैं, इसको हम यूज़ करें तो बहुत सुटेबल रहता है ये लेज़र गाइडेड ट्रांसमिशन के लिए। और AgBr, Cl एंड अदर्स कैन बी यूज्ड इन फार इंफ्रारेड रीजन। फार इंफ्रारेड रीजन के अंदर हम ये वाले ग्लासेस, इस मटेरियल के बने ग्लासेस को यूज़ करते हैं, जो हमें ऑप्टिमम ऑपरेटिंग वेवलेंथ्स के साथ काम करके देता है, ऑप्टिमम रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं। तो ये हमारा था मिड इंफ्रा एंड फार इंफ्रा ट्रांसमिशन। बस इतना ही था इसके अंदर कि ये दो क्या विंडोज़ हैं, इसमें कंसेप्ट सिर्फ इतना था कि किस रेंज में हम कौन सा ग्लास मटेरियल यूज़ करें। फॉर एग्जांपल हॉलो ग्लास को अगर हम ये पर्टिकुलर 530 और 10 माइक्रोमीटर वाला रेंज रखें तो हमारे लॉसेस बहुत कम होते हैं, और फ्लोराइड ग्लासेस में हमारे नेग्लिजिबल लॉसेस, बिल्कुल लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइंस हम बना सकते हैं। नेक्स्ट इज कर इफेक्ट। कर इफेक्ट को बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी डिस्क्राइब करना चाहूँगा, वो ये कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या समझते हैं। सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी होती है जो अलग अलग मीडियम की प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर लाइट क्या होती है, एटेनुएट हो जाती है, अपने पाथ से चेंज हो जाती है। तो अलग अलग मटेरियल होगा, उसकी अलग डेंसिटी होगी, अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। नहीं, अगर मैं इसको टेक्निकली एक्सप्लेन करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, जब भी किसी भी मीडियम से हमारी लाइट ट्रांसफ़र होती है, जब भी किसी मीडियम से हमारी लाइट ट्रांसफ़र होती है तो वो डिस्पर्स होती है। वो क्या होती है, डिस्पर्स होती है। जैसे जैसे डिस्पर्स होती रहेगी वैसे वैसे वो एक पर्टिकुलर एंगल से मूव करती रहेगी। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फिनोमिना है, और साथ ही साथ इसकी स्पीड भी क्या होती रहेगी, कम होती चली जाएगी। ठीक, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है डिस्पर्स होना, उसकी स्पीड का बारे में लाइट की, ये दोनों चीज़ें बताता है। ठीक, ओके, तो ये एग्जैक्टली फिनोमिना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक, तो कहीं एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए लाइट की, अगर मैं कहता हूँ ग्लास है मेरा, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी आई के मुझे लगा रहा है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, n1 है लेट्स से, तो ये n1 है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन दिस इंटेंसिटी
विल इंक्रीज एट अ लार्ज स्केल, मैं इस इंटेंसिटी को बढ़ा दूं, मैं इस इंटेंसिटी को बढ़ा दूं तो क्या होगा। ठीक है, ये तो हमने एक फिजिकल रेंज के अंदर बता दिया कि एक लिमिटेड इंटेंसिटी के अंदर n जो है ग्लास का n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये हमने दे दिया। बट व्हाट हैपेंस व्हेन इंटेंसिटी जो है ये हमारी वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो कर इफेक्ट को हम, इसी चीज़ को हम कर इफेक्ट्स बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंटेंसिटी डिपेंडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मैंने अभी आपको बताया, इंटेंसिटी डिपेंडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फाइबर। ये इस चीज़ को बताता है। ये कर नॉन लीनियरिटीज की तरह भी माना जाता है। नॉन लीनियर क्योंकि पावर के साथ इसका नॉन लीनियर रिलेशन होता है। ओके, तो पहले एक वर्ड का मतलब समझे। परटर्ब्ड मतलब अनसेटल्ड, परटर्ब्ड मतलब अनसेटल्ड। ओके, तो यहाँ हम देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज ड्यू टू द अप्लाइड ऑप्टिकल फील्ड परटर्बिंग, मतलब अनसेटल होती है the atoms of or molecules of the medium to induce an oscillating polarization, dispersion and polarization, which then radiates producing an overall perturbed field। मतलब जो हमारी जा रही है फील्ड वो अंदर क्या करेगी, अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लास हैं, तो वहां से क्या होगा, वो अनसेटल्ड होने लगेंगे। जो अनसेटल्ड होने लगेंगे तो वो उसको क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, उसको जो है चेंज करेंगे, तो इस लाइट की जो फील्ड होगी उसको वो चेंज करेंगे। ठीक है, अब कहता है कि लो इंटेंसिटी पर तो कोई मतलब नहीं है, मैंने जैसा अभी पीछे बताया कि लो इंटेंसिटी या फिर एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ इंटेंसिटी तक तो हमने दे दिया कि ग्लास का n है। बट व्हाट हैपेंस विद द एट हाई फ्रीक्वेंसीज, एट हाई इंटेंसिटीज बेसिकली, तो अप्लाइड फील्ड इज रिफर्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Higher intensities, perturbation is not remain a linear function of applied field and Kerr effects observed. That means अब refractive index उसका अचानक से जब हाई इंटेंसिटी होगी, वो n था मे बी वो n1 हो जाए, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो जो एग्जैक्टली फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंगली आ जाना चाहिए वो हमारे पास आउटपुट नहीं आता हायर इंटेंसिटी पर। दोबारा हम इस चीज को देखें, एट हायर इंटेंसिटीज जो अनसेटलमेंट है इज नॉट रिमेन द लीनियर फंक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड एंड कर इफेक्ट्स ऑब्जर्व। कर इफेक्ट्स मतलब देयर विल बी सम अटेनुएशन, और वो अटेनुएशन एकदम से बहुत ज्यादा हो जाएगा, और उस लेवल, इस चीज को हम क्या कहते हैं, कर नॉन लीनियर इफेक्ट्स। कर नॉन लीनियर इफेक्ट्स, कर इफेक्ट्स, दैट इज व्हाई कॉल्ड एज इंटेंसिटी डिपेंडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और होता कब है, केवल वो हाई इंटेंसिटी पर होता है। ठीक, तो ये हाई इंटेंसिटी पर होता है बट विजिबल और इंफ्रारेड रीजन पर नहीं होता, नॉट डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसीज, एंड इट इज हाई एट अल्ट्रावायलेट रेंज के अंदर ये ज्यादा रहता है। और साथ ही साथ आपने कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा कि कर इफेक्ट्स अगर होते हैं तो वहां पर सेल्फ फेज मॉड्यूलेशन लाइट का हो सकता है, एसपीएम क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन हो जाएगा, एक्सपीएम, एंड 4 वेव मिक्सिंग भी हमारी जो सिग्नल हम दे रहे हैं मल्टी चैनल के अंदर, तो वहां पर हमें ये 3 फिनोमिना भी ऑब्जर्व होते दिखाई देंगे जो लॉस का कारण बनते हैं। फाइन, तो ये हमारे 2 टॉपिक थे हमने पढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्पर्जन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, एंड डिस्पर्जन, और उस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे डिस्पर्जन के इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स के साथ। ठीक, टिल देन यू टेक केयर, गुड बाय।